नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की क्लास के बाद ये जो एक प्रैक्टिस सेट आज हमारा शुरू हो रहा है उसमें आपका स्वागत है। स्टैटिक जीके की क्लास मैं आपको बैच में पढ़ा ही रहा हूँ। बाकी ये प्रैक्टिस सेट हम एक बहुत बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं। एक बार जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए ताकि मैं शुरू में 2 से 3 जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको बता सकूं। उसके बाद हम अपनी इस यात्रा को शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 है बच्चे। लगभग 30 से 35 प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम से पहले हम जीएस के कराएंगे। वो इस तरह से हम करने वाले हैं कि आपकी जीएस की पकड़ एक ओवरऑल बहुत मजबूत हो जाए और आपको ओवरऑल सारे विषयों का यानी सारे सब्जेक्ट्स का एक बहुत अच्छा सा रिवीजन मिले। कोशिश यही है कि एक कंटेंट जो है आपके लिए वो इस तरह का हो जो एग्जाम में जाने के बाद आपको भाई टीचर की अगर याद भी आए तो वो अच्छे के लिए आए, आपके दिल से अच्छी चीजें निकले, ना कि कोई खराब वाली चीज। ठीक है, तो कंटेंट बहुत बेहतरीन आपके लिए तैयार करेंगे हम लोग, पर मेहनत आप लोगों को करनी है क्योंकि मेहनत का कोई भी विकल्प होता नहीं है। आज हम उस स्थिति में हैं कि आज से मेहनत करके हम सिलेक्शन ले भी सकते हैं। अगर यही 20-25 दिन, 1 महीना, 15 दिन हमने बिगाड़ दिए तो शायद वो स्थिति भी निकल जाएगी। तो आपको जो कंटेंट मिले उसको अच्छे से याद करना है बेटा। नोट्स बनाने यानी नोट्स बनाने हमेशा अच्छे होते हैं, पर क्योंकि समय कम है तो बहुत शॉर्ट में अगर बनाना है तो बना सकते हो, बहुत शॉर्ट में। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट नोट, ताकि आप उस चीज को पहचान सको, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है ना। इस तरह से अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हो। चीजों का रिवीजन आप करेंगे बार बार। जो कंटेंट मिलेगा आपको ईमानदारी से उसका रिवीजन करना है। क्यों? क्योंकि रिवीजन में एक लाइन बोलता हूं, अमृत है। जैसे किसी व्यक्ति को अमरता प्राप्त हो जाती है बच्चे, किसके बाद? अमृत पीने के बाद। वैसे ही रिवीजन जब आप पढ़ाई को देते हैं तो वो ज्ञान आपका अमरत्व पा लेता है, यानी वो अमर हो जाता है, फिर वो आपको इतनी जल्दी छोड़ के जाने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए। चौथी चीज मैं आपको एक लास्ट बता रहा हूं कि भाई जो वीकेंड है उसका पूरा यूज करना है आपको। वीकेंड का पूरा यूज करना है और इसमें जितना आप कोशिश कर सको चीजों पे कमांड बनानी है। और लास्ट एक बात है, घबराना नहीं है, क्योंकि अगर हम घबराएंगे, अगर हम खुद पे भरोसा नहीं रखेंगे तब चीजें हो जाएंगी मुश्किल। अगर हम खुद पे भरोसा रखेंगे तो हम बहुत बेहतर करते हुए जाएंगे। और खुद पे भरोसा कब पैदा होता है? खुद पे भरोसा पैदा होता है हमारी मेहनत के साथ। तो जो बच्चे मेहनत के लिए तैयार हैं वो मेरे साथ आज की यात्रा शुरू करने वाले हैं। हमारे टोटल 4 प्रैक्टिस सेट शुरू हुए हैं, आपको पता होगा। 2 बजे हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, नीरज सर लेते हैं। 3 बजे रीजनिंग का है, राहुल शर्मा सर लेते हैं। 4 बजे मैं आपके साथ जुड़ूंगा जीएस के प्रैक्टिस के साथ। और लास्ट में 6 बजे दीपक भाटी सर आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट लेंगे और उसमें एक ओवरऑल बहुत बेहतरीन तैयारी हमारी करवाने की कोशिश रहेगी। पीडीएफ की अगर बात करें तो हमारी ऐप है बेटा, उस पे मिलेगी पीडीएफ। ऐप है हमारी रोजगार विद अंकित, उस पे पीडीएफ क्लास नोट्स के नाम से एक फोल्डर है, वो हम आपको बाद में भी बता देंगे। हालांकि शुरू में आपको दिक्कत हो तो इसलिए जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी तो एक टेलीग्राम चैनल पे भी मैं वो दूंगा आपको, और वो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम क्लास खत्म होने के बाद पिन कर देंगे, तो वहां जाके भी आपको ऐप मिल जाएगी। अब जल्दी से एक बार थम्स अप करेंगे जो बच्चे इस मेहनत की यात्रा में शामिल होने को तैयार हैं, इस मेहनत की यात्रा में जो अपने पसीने को बहा के अपने लिए सिलेक्शन लाने को तैयार हैं, ऐसे बच्चे एक बार थम्स अप करेंगे। और हम शुरुआत करने वाले हैं पहले सवाल से। नृत्य महाभारत, रामायण, महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है। कौन सा डांस है वो? इनमें से कौन सा डांस है जो महाभारत, रामायण जैसे जो महाकाव्य हैं और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है? यानी इन कहानियों के बारे में जो बताता है हमें, जिस डांस के माध्यम से हम महाभारत की, रामायण की और पुराणों की कहानी कहते हैं। तो बहुत बढ़िया बेटा। कथकली आपको पता होगा क्या है, एक क्लासिकल डांस है। ठीक है, क्या है ये? केवल नृत्य नहीं है,
ये बेटा शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, क्या है, क्लासिकल डांस है, ठीक है। जो अंग्रेजी वाले हैं वो कीवर्ड्स को लिखेंगे केवल अंग्रेजी में, तो ये क्या है बेटा, एक क्लासिकल डांस है, यानी शास्त्रीय नृत्य है ये। और याद रखना है इसमें एक भाषा जो यूज होती है वो होती है मणिप्रवलम। सारे वो फैक्ट आपके सामने लाए जाएंगे जो एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। और मणिप्रवलम भाषा दो भाषाओं से मिलकर बनती है बेटा, वो कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो संस्कृत और साथ में मलयालम। आपको पता होगा क्योंकि ये कथकली कहां का डांस है, तो कथकली डांस है केरल का। कहां का है बेटा, ये केरल का डांस है, और ये केरल का डांस है, वहां पर भाषा चलती है मलयालम। तो मलयालम और संस्कृत को जोड़ के बेटा याद रखना है कि ये मणिप्रवलम भाषा आती है। मणिप्रवलम भाषा शास्त्रीय नृत्य हो गया है कथकली। 24 इसमें मुद्राएं होती हैं। सीधे सवाल आपके एग्जाम में आता है कि कथकली में कितनी मुद्राएं हैं, ठीक है, तो 24 मुद्राएं होती हैं। इसमें बहुत सारा मेकअप करते हैं आर्टिस्ट, और लगभग इसमें 5 प्रकार का मेकअप होता है। क्या होता है, 5 प्रकार का मेकअप। क्या होता है बेटा, 5 प्रकार का मेकअप, ठीक है, मेकअप। क्या आप में से कोई बता सकता है, मेकअप मतलब श्रृंगार, मेकअप का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, श्रृंगार। क्या आप में से कोई एक मुझे बता सकता है कि इसमें जो नायक होता है, जो हीरो है इसका, उसे क्या कहते हैं, और इसमें जो खलनायक है उसको क्या कहते हैं? यहां से सीधे सवाल बनते हैं। आपके क्वेश्चंस जो कराए जाएंगे उसमें हर तरह के पैटर्न का जो है हम ध्यान रखेंगे। और एक चीज और याद रखना है आपको कि हर संडे बेटा हम इसमें से जो चीजें महत्वपूर्ण होंगी और जिनका आपके लिए बहुत ज्यादा और भी महत्व है, हर संडे को हम एक जीएस बूस्टर या जीएस कॉन्फिडेंस बूस्टर क्लास रखेंगे। वो हो सकता है 1 घंटे की हो, वो हो सकता है 1.5 की हो सकता है 2 की हो। तो इन सारी चीजों से संबंधित जो भी चीजें होंगी याद रखना है, उनको भी हम करने वाले हैं। तो नायक को हम बोलते हैं पाचा। क्या बोलते हैं बेटा, पाचा। अंग्रेजी में भी पाचा बोलेंगे। और कथी बोला जाता है किसको, कथी बोला जाता है, ध्यान रखना है, खलनायक को। अगर हम डांस की बात करें, शास्त्रीय नृत्य, तो ये 8 हैं। किसके अनुसार, संगीत नाटक अकेडमी, जो हमारी नृत्य और ललित कलाओं से संबंधित एक एकेडमी है, उसे हम बोलते हैं संगीत नाटक एकेडमी। और बेटा इसके अनुसार 8 डांस हैं। पर कभी कभी सवाल कैसे पूछता है कि जो हमारा कौन सा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, जो संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार बेटा कितने हैं, तो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार हमारे 9 डांस हैं, ठीक है, 9 नृत्य हैं, 9। क्लासिकल की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासिकल डांस ओनली, हम केवल शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहे हैं। जब 9 है तो 9वां कौन सा होगा, एक एडिशनल आ गया मेरे शेरों, तो 9वां होने वाला है छऊ। कौन सा है बेटा, 9वां डांस है छऊ। और ये छऊ जो डांस है ना, ये जो छऊ डांस है बेटा, ये छऊ 3 जगह मिलता है आपको। छऊ के प्रकार अगर आप पूछोगे, क्या छऊ के प्रकार पूछोगे, टाइप्स पूछोगे, तो एक तो है मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ बेटा। दूसरा है सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ बेटा। तीसरा भी आपको पता होना चाहिए, पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ। और याद रखना है इन तीनों के स्टेट भी। मयूर क्योंकि उड़ जाता है, मयूर उड़ जाता है तो ये उड़ीसा का है। कहां का है बेटा, मयूर क्योंकि उड़ जाता है तो ये उड़ीसा का है, ठीक है। जो सरायकेला छऊ है, कौन सा बेटा, सरायकेला जो छऊ है याद रखना है, तो सरायकेला है झारखंड का। कहां का है, झारखंड का है बेटा। और जो पुरुलिया है वो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का है।
वेस्ट बंगाल का है, यानी कि पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, चलिए अब एक सवाल आता है कि छऊ को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में कब शामिल किया गया? तो आएगा 2010 में। ये छऊ 2010 में बेटा, छऊ को 2010 में, ठीक है, यूनेस्को की, इसमें यूनेस्को की इंटेंजिबल यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। आपसे मेरा सवाल है, यूनेस्को की कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वर्तमान में है? वर्तमान में यूनेस्को की कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? ठीक है, याद रखना है। अब एक चीज और भी पूछी जाती है जब तक आप सवाल बताएं कि इसमें मुखौटे का यूज नहीं होता। इन दोनों में बेटा मुखौटा चलता है, यानी कि मुखौटा मतलब मास्क, इनमें मास्क चलता है दोनों में। जो कौन कौन से हैं? एक ये सरायकेला छऊ और ये पुरुलिया छऊ। सरायकेला छऊ में भी और पुरुलिया छऊ में भी चलता है। 16 है, बहुत बढ़िया बेटा। दीपावली, ये जो इंटेंजिबल कल्चरल जो हेरिटेज हैं, अब हमारी 16 हैं। ठीक है, और 16वीं जो है वो दीपावली है, और ये अभी आई है। क्या आई है? ये अभी आई है बेटा, और इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। एक सवाल और आपके लिए कि जो ये छऊ यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हुआ है, क्या छऊ यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हुआ है 2010 में? क्या कालबेलिया भी उसी साल हुआ है? क्या कालबेलिया भी उसी साल हुआ है बेटा? हाँ या ना में केवल आपको जवाब देना है। क्या कालबेलिया भी उसी साल शामिल हुआ है? क्या कालबेलिया भी हुआ है? हाँ जी, कालबेलिया भी हुआ है। कितने हैं कुल मिला के? देखो, कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। हमारे कुल मिला के 8 जो हैं, उनमें से 4 डांस ये हैं। कथकली बेटा केरल का है। सत्रिया कहां का है मेरे शेरों? असम का है। सत्रिया कहां का है? असम का है बेटा। और ओडिसी जो है कहां का है? तो वो उड़ीसा का है। उड़ीसा का। इनके अलावा 4 और हैं, क्योंकि हम इनको अलग अलग पढ़ते चलेंगे, आगे तक भी इन सबको पढ़ते चलेंगे, तो ये 4 आपको याद रखना है। 4 और नाम बता देता हूं मैं कि कथकली जहां केरल का है, वहीं मोहिनीअट्टम भी केरल का है। इसमें मोहिनीअट्टम और जोड़ देना, 5 हो जाएंगे। कथक जोड़ दोगे बेटा 6 हो जाएंगे। मणिपुरी जोड़ दोगे तो 7 हो जाएंगे। और भरतनाट्यम जोड़ दोगे तो 8 हो जाएंगे। भरतनाट्यम जोड़ देंगे तो 8 हो जाएंगे बेटा। ठीक है, 5 प्रकार का क्या होता है बेटा? इसमें मेनली मेकअप होता है। इसमें सफेद दाढ़ी का प्रयोग भी होता है। पूछा जाए कि कौन से नृत्य में सफेद दाढ़ी का प्रयोग, तो बेटा कथकली में सफेद दाढ़ी का प्रयोग भी होता है। जो हमारी क्लास रहेगी बेटा, वो रहेगी बेसिक टू एडवांस। कुछ फैक्ट आपको ऐसा लग सकते हैं कि भाई ये तो मुझे आते हैं, इसकी मुझे क्या जरूरत है, पर मेरा एक मानना है कि किसी आदमी के पास कितना भी पैसा हो, उसे मकान बनाना है तो नींव रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो सीधे 10वां फ्लोर तो नहीं बना सकता है। उसे नींव रखनी पड़ेगी और जमीन से ही उसे लेके चलना पड़ेगा अपने मकान को। हम एक मकान ही बना रहे हैं और उसके लिए हमें नींव नीचे से ही रख के चलनी है। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? पहला सवाल हो गया है बेटा ये। हम आएंगे दूसरे नंबर सवाल पे। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। संयुक्त राष्ट्र, जिसे हम यूएनओ भी बोल देते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं। संयुक्त राष्ट्र को हम दूसरा नाम क्या दे देते हैं मेरे भाई? हम यूएनओ भी इसको नाम दे देते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। न्यूयॉर्क, बहुत बढ़िया मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे जिनेवा कह रहे हैं। जिनेवा कैसे है मुझे पता है, वो क्यों बता रहे हैं। देखो, संयुक्त राष्ट्र की पृष्ठभूमि में अगर हम जाएं बैकग्राउंड में, तो बेटा प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के सारे देशों ने बात की कि भाई ऐसी कोई संस्था बने जो इस तरह की हानि को आगे ना होने दे।
यानी दोबारा इस तरह की कोई घटना ना रिपीट हो जाए। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना बेटा एक राष्ट्र संघ। क्या बना है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और उसके बाद एक संस्था बनी है, याद रखना है, राष्ट्र संघ, जिसे हम अंग्रेजी में लीग ऑफ नेशंस कहते हैं। और लिख लो क्योंकि यही नाम इसका ज्यादा फेमस है, लीग ऑफ नेशंस। जब ये लीग ऑफ नेशंस बना तो वो तारीख थी 10 जनवरी। कब बना है बेटा? 10 जनवरी 1920 को। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। मतलब पहले विश्व युद्ध के बाद जो संस्था बनी कि इस तरह का दोबारा कोई जो है नरसंहार ना हो, वो तो फेल हो गया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद फिर से जरूरत महसूस हुई कि एक नई संस्था बनाई जाए, नए सिरे से बनाई जाए। तो फिर बना बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ। और आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, आपको पता होना चाहिए, ये 24 अक्टूबर, कब? 24 अक्टूबर 1945 को फाउंड किया गया। यानी इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945। कभी भी आपको नोट्स बनाने हो तो बस कीवर्ड, ताकि आप पूरे एक सब्जेक्ट को 3 से 4 घंटे में भी चाहो तो पूरा रिवाइज कर जाओ। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी बोलते हैं। अब इसके अंग भी हैं बेटा, इसके अंग जिसे हम बोलते हैं मेजर ऑर्गन्स, यानी मुख्य अंग। बहुत सारी संस्थाएं आज की डेट में इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसके जो मुख्य अंग थे वो थे बेटा 6। कितने? 6। और इन 6 में से 5 का हेडक्वार्टर, क्योंकि हम हेडक्वार्टर देख रहे हैं, तो 5 का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है बेटा, वो कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और इनमें से एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। जल्दी बताओ, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? जल्दी बताओ। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है बेटा, इसका है द हेग नाम पे। और ये सवाल सीधे सीधे पूछा जाता है। और नीदरलैंड में, जहां के लोगों को हम डच भी कह देते हैं, जहां की एक कंपनी हमारे यहां व्यापार करने भी आई थी। ठीक है, याद है बेटा? चलिए, 15 जज होते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार, 15 जज होते हैं, बहुत अच्छे। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का द हेग में है, 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। क्या सारे के सारे अंग बता सकते हो आप? अंग के नाम बताने हैं आपको, और वो बाद में भी रिवाइज करने हैं। अंग के नाम आपको बताने हैं। पहला कौन सा है? तो हम याद करेंगे महासभा। संयुक्त राष्ट्र की महासभा बेटा पहला है। ठीक है, पहला कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र की याद रखना है, महासभा पहला अंग है। फिर दूसरा अंग कौन सा है? इसको हम बोलते हैं जनरल असेंबली, UNGA, इसको हम महासभा बोलेंगे। दूसरा है बेटा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, यानी सिक्योरिटी काउंसिल। अंग्रेजी वाले बच्चे सुनते चलें, दोनों में मैं बोलूंगा, दोनों में लिखने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर जो आपका 20 मिनट का कंटेंट है वो 40 में जाएगा, जो 1 घंटे का है वो 2 में जाएगा। तो वो थोड़ा थोड़ा नोट कर सकते हैं साथ में। तो यूएन की जो सुरक्षा परिषद है, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम याद रखेंगे बेटा एक सचिवालय होता है इसका, सचिवालय, सेक्रेटरीएट बोल देंगे उसे हम, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सेक्रेटरीएट। चौथी है आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। जब मैं कोई भी सवाल पूछूं तो आप उसका जवाब चाहे वैसे ना दो बेटा, लेकिन अपने मन मन में जरूर देना, कमेंट में दो ना दो कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है बेटा, चौथे नंबर पे हो गया। पांचवें नंबर पे बताओ क्या है? क्या प्रन्यास परिषद है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, प्रन्यास परिषद। तो बेटा प्रन्यास परिषद है चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे। और छठे नंबर पे जो है वो आप सारे जानते हो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मैंने एक जगह लिख दिया है हिंदी में, यहां लिख दिया है अंग्रेजी में। तो ये 5 जो हैं शुरू के, ये 5 बेटा सारे के सारे न्यूयॉर्क में हैं, लेकिन ये छठा है द हेग, नीदरलैंड में। इनके कभी कभी आपसे मेंबर पूछे जाएं तो इसके तो पूरे 193 मेंबर,
जितने यूएन के मेंबर हैं बेटा उतने ही इसके। तो यूएन के मेंबर कितने हैं? यूएन के बेटा सदस्य हैं 193, जिसमें 193वां है दक्षिणी सूडान। क्या है? दक्षिणी सूडान है। ठीक है, तो इसके 193 हैं। फिर इसके सदस्य पूछ लेता है तो इसके बेटा 15 हैं, 15। ठीक है, सचिवालय के नहीं पूछेगा आपसे, आर्थिक और सामाजिक परिषद के पूछ लेता है, और इसके हैं बेटा 54। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो आपको पता ही है 15 जज हैं। कितने जज हैं? 15 जज हैं। जल्दी से बताओ मुझे, इन्हीं जज में से कोई अध्यक्ष भी बन जाता है, इन्हीं जज में से कोई अध्यक्ष बन जाता है तो वो कितने साल के लिए अध्यक्ष रहेगा? इन्हीं में से कोई अध्यक्ष बन गया तो कितने साल के लिए अध्यक्ष रहेगा, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ, इन्हीं में से अगर कोई जज अध्यक्ष बन जाए तो वो कितने साल के लिए रहेगा? कमेंट करके बताओ। 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए। बहुत बढ़िया बेटा, 3 साल के लिए रहेगा। बहुत अच्छी बात है। क्लियर? अब ये जो हम याद कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद, इससे सीधे सीधे सवाल बनते हैं। इसके मेंबर कितने हैं बेटा? सदस्य हैं 15। सदस्य इसके कितने हैं? मेंबर हैं बेटा 15। इसमें से 5 हैं स्थायी यानी परमानेंट, और बेटा 10 हैं अस्थाई, नॉन परमानेंट। कितने हैं? 10 हैं नॉन परमानेंट। ये 5 स्थायी जो हैं इनके पास एक पावर होती है, वीटो पावर। क्या होती है? इनके पास एक वीटो पावर होती है। और 10 अस्थाई जो हैं, क्योंकि ये तो परमानेंट चले आ रहे हैं, अस्थाई का तो कुछ ना कुछ कार्यकाल होगा ना, तो इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष बेटा, 2 वर्ष। हर साल 5 मेंबर बदल जाते हैं, हर साल 5 बदल जाते हैं, हर साल 5 बदले जाते हैं। ठीक है, हर साल इनमें से 5 बदल जाते हैं, यानी कि 5 नए इस साल आएंगे, 5 अगले साल, फिर 5 अगले साल, फिर 5 अगले साल। तो याद रखना है, वीटो पावर होती है इन 5 स्थायी, और बेटा 10 जो अस्थाई हैं उनका कार्यकाल 2 साल। क्या भारत कभी बना है इसका मेंबर? भारत परमानेंट मेंबर नहीं है, पर भारत टेम्परेरी मेंबर तो बना है, नॉन परमानेंट तो बना है। भारत 8 बार। ठीक है, तो भारत जो मेंबर बना है, याद रखना है, भारत 8 बार सदस्य बना है। ठीक है, कितने बार बना है बेटा? 8 बार सदस्य बना है। सबसे ज्यादा बार कौन बना है? जल्दी बताओ कमेंट करके। सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार मेरे शेरों कौन बना है? तो क्या सबसे ज्यादा बार जो बने हैं उनका नाम, उस देश का नाम जापान है? जापान 12 बार। बहुत बढ़िया, जापान जो है 12 बार बना है। ठीक है, ब्राजील दूसरे नंबर पे 11 बार। जो इसके स्थायी सदस्य हैं उनके नाम कौन कौन बता सकता है? क्योंकि सवाल वहां से सीधे सीधे बनता है। स्थायी सदस्य जो हैं बेटा, स्थायी जो सदस्य हैं, जो इसके स्थायी सदस्य हैं, उनके नाम, उनके नाम तो ध्यान रखना है। अमेरिका, ब्रिटेन जिसे हम इंग्लैंड नाम से भी लिख सकते हैं, चीन, फिर क्या है बेटा? फ्रांस और रूस। और हम इसको ऐसे याद कर लेते हैं, ABCFR, ABCFR। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। इसका एक और महत्वपूर्ण सवाल बनता है बेटा, कहां से बनता है? इसका एक और महत्वपूर्ण सवाल बनता है, याद रखना है। तो एक सवाल इसका बनता है भाषा से। भाषा कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र की कुल मिला के जो लैंग्वेजेस हैं इसमें बेटा, वो कितनी है? 6 लैंग्वेजेस हैं, 6। ठीक है, जिसमें एक अंग्रेजी है, अंग्रेजी, दूसरी फ्रेंच है, तीसरी चीनी है, चाइनीज, चौथी अरबी है, अरेबिक, 5वीं रूसी है, रशियन, 6ठी स्पेनी है, स्पेनिश। ठीक है, क्या है? स्पेनी यानी कि स्पेनिश।
अब आपको पता होना चाहिए जब ये शुरू हुआ तो सारी की सारी भाषाएं इसमें थी, सारी की सारी भाषाएं इसमें थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो अरबी है ना बेटा, अरबी जो है ये 1973 में जोड़ी गई। और ये सवाल अलग से बनता है, ये सवाल कब बनता है बेटा, ये अलग से सवाल बनता है कि अरबी 1973 में जोड़ी गई। इससे संबंधित एक सवाल मैं बता के आगे बढ़ूंगा। इससे संबंधित एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं, कौन सी भाषाओं में ज्यादा काम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अल्फ्रेड नोबेल जो पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया? तो देखो, अल्फ्रेड नोबेल यानी नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया है? तो आप में से ज्यादातर बच्चों का एक ही सवाल आएगा। तब तक मैं आपको बताऊं, क्या पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आविष्कार किया था? और क्या जो बल्ब है उसका आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया? क्या थॉमस एल्वा एडिसन ने किया? इंग्लिश और बेटा फ्रेंच, स्पेनिश नहीं मेरे बच्चे, इंग्लिश और फ्रेंच, दो भाषाएं जिनमें काम चलता है। ठीक है, तो डायनामाइट की अगर हम बात करें, डायनामाइट जो है 1867 में इसका आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल से सवाल अगला कौन सा बनता है, ये कौन से देश के थे? तो देश था इनका स्वीडन। कौन सा देश था बेटा? स्वीडन इनका देश था। इनका जन्म हुआ 1833 में, 1833 में जन्म, 1896 में इनकी मृत्यु हो गई थी। डेथ कब हुई है? 1896 में, और इनका जन्म हुआ है 1833 में। 1833 में इनका जन्म हुआ है। और बीच में देखो ये महत्वपूर्ण घटना होगी, डायनामाइट की खोज। डायनामाइट की खोज स्वीडन के हैं ये। नोबेल पुरस्कार इन्होंने एक फाउंडेशन के लिए वसीयत कर दी थी कि भाई मेरे नाम से ये पुरस्कार दिए जाएंगे। नोबेल पुरस्कार याद रखना है 1901 में पहली बार दिए गए थे, पहली बार। पर उस टाइम कितने क्षेत्रों में दिए गए थे ये? उस टाइम पे 5 क्षेत्रों में दिए गए थे बेटा। ठीक है, कौन कौन से हैं? भौतिकी, फिजिक्स में, रसायन, केमिस्ट्री में मेरे शेरों। नंबर 3 मेडिसिन या चिकित्सा में बोल सकते हो आप। ठीक है, नंबर 4 साहित्य में बेटा, तभी से दिया जाता है शुरुआत से ही, और शांति में भी दिया जाता है। पर किस में बेटा? अर्थशास्त्र में ये दिया जाता है। अर्थशास्त्र में 1969 से, पहली बार 1969। और याद रखना है ये इसकी स्थापना जो मानी जाती है अर्थशास्त्र वाले की, वो 1968 मानी जाती है। कब मानी जाती है? 1968 मानी जाती है। आपको पता है 1968 पहले भारतीय या पहले एशियाई अगर नाम आएगा तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का। वो हम बार बार पढ़ेंगे तो हर बार नहीं लिखेंगे, एक बार जरूर आपको वो बताया जाएगा। ठीक है, तो पहले भारतीय, पहले एशियाई जो है, ये पहले एशियाई हैं रविंद्रनाथ टैगोर। उनकी पुस्तक कौन सी है? जल्दी कमेंट करके बताओ बेटा। रविंद्रनाथ टैगोर, R.N. टैगोर, उनकी पुस्तक गीतांजलि है। और 1913 में उन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। क्या दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में बेटा ये दिया गया था। ठीक है, चलिए याद रखना है सबसे कम उम्र का सवाल बहुत बनता है। उम्र ध्यान रखना है बेटा, उम्र। तो कम की अगर बात आएगी तो वो है मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई बेटा। ठीक है, और अगर ज्यादा की बात आएगी तो ज्यादा की है गुड इनफ। मुझे बताओ गुड इनफ को किस क्षेत्र में मिला है? गुड इनफ, गुड इनफ को किस क्षेत्र में मिला है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। जैसे मलाला यूसुफजई को शांति के क्षेत्र का मिला है, 17 साल की उम्र में ही इनको मिल गया था। कितनी साल की उम्र में? 17 वर्ष। पर गुड इनफ को मिला है 97 साल की उम्र में, 97 ईयर्स की एज में बेटा, 97 ईयर्स की एज में, इतने साल में भी पुरस्कार मिलता है। हाँ, जब मेहनत जारी होती है तो कई बार आपको जाते जाते भी बहुत बेहतरीन चीजें लाइफ में मिल जाती हैं।
ठीक है, ध्यान रखना है। तो गुड इनफ 97 साल इनको केमिस्ट्री में मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल ठीक है। सौमिक, ये कौन है, सौमिक साहा कह रहे हैं जी केमिस्ट्री में, बिल्कुल इनको केमिस्ट्री में मिला है, यानी कि रसायन विज्ञान में मिला है, तो इनको रसायन के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, चलिए मलाला यूसुफजई की बुक है एक, वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड, ये पुस्तक बहुत फेमस है बेटा, और ये किसकी है, मलाला यूसुफजई की बुक है। ठीक है, मलाला यूसुफजई को 2014 में मिला था। इनको कब मिला था, 2014 में मिला था, और 2014 में ही भारत के भी एक व्यक्ति को मिला जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। क्या कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं? कैलाश सत्यार्थी बेटा, क्या कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं? बचपन बचाओ आंदोलन, क्या इन दोनों को ही शांति के क्षेत्र में मिला था? हाँ जी, शांति के क्षेत्र में इनको मिला था बेटा। किस में मिला था? शांति के क्षेत्र में इनको मिला था। ठीक है, चलिए एक इनकी बुक आई है द बुक ऑफ कंपैशन। कौन सी बुक आई है? द बुक ऑफ कंपैशन आई है इनकी, द बुक ऑफ कंपैशन। और ये इनकी खास बुक है इसलिए क्योंकि ये दलाई लामा के साथ मिलके लिखी है। इसकी बेटा, कैलाश सत्यार्थी प्लस दलाई लामा, दलाई लामा, इन दोनों ने ये किताब लिखी है, इन दोनों ने लिखी है बुक, द बुक ऑफ कंपैशन, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी बताओ सीवी रमन को ये कब मिला था? सीवी रमन, हाँ बहुत अच्छा फैक्टर। देखो साहिल जी कह रहे हैं सबसे ज्यादा बार नोबेल रेड क्रॉस को मिला। बहुत अच्छे बेटा, 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है रेड क्रॉस को, शांति का मिला है तीनों बार, 1917, 1944 और 1963। जब हम संगठन के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको एक बार फिर से ये वाला फैक्ट करवाऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए 1930 जो बच्चे कह रहे हैं सीवी रमन, बिल्कुल ठीक, 1930 बेटा पूनम राठौर कह रही हैं, तो 1930 बिल्कुल ठीक है, 1930 बिल्कुल ठीक। आ जाइए अगले सवाल पे, रेत समाधि उपन्यास की लेखिका कौन है? तो देखो रेत समाधि बेटा गीतांजलि श्री का उपन्यास है। इनका है गीतांजलि श्री। ये कौन सी, इसके लिए कोई अवार्ड मिला है इनको? हाँ जी अवार्ड मिला है, बुकर इंटरनेशनल। कब मिला था? सीधे साल पूछा जाएगा बेटा, आजकल जिस तरह से पूछ रही है ना एसएससी, बुकर इंटरनेशनल याद रखना है। तो ये 2022 का, कब का? 2022 का मिला था इसी पुस्तक के लिए गीतांजलि श्री को। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद जो था द टॉम ऑफ सैंड था, द टॉम ऑफ सैंड। इस पुरस्कार में $50,000 मिलते हैं या फिर 50,000 पाउंड? 50,000 पाउंड मिलते हैं, 50,000 पाउंड मिलते हैं बेटा इसमें, क्योंकि ब्रिटेन देता है, किसी भी भाषा की पुस्तक को दे देता है। हाँ जी, किसी को भी दे देता है, तो किसी भी भाषा की पुस्तक को ये दे देता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखी जाती है उसमें, उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में हो गया हो। ठीक है, किसी भी भाषा की पुस्तक हो। क्या आज तक ये बुकर इंटरनेशनल हमारे एक ही व्यक्ति को मिला है? नहीं, 2 को मिल चुका है। ठीक है, याद रखना है बेटा, ये बुकर इंटरनेशनल जो है 2005 से शुरू हुआ था, 2005 से शुरू हुआ था। शुरुआत के 10 साल ये हर 2 साल में दिया गया। सारी चीज नोट नहीं कर पाओ, सारा बोर्ड पे भी ना लिखा जाए, तो भी अपने दिमाग में सबको क्या करना है, सेव करना है, क्योंकि ये चीजें आपके एग्जाम से पहले 3-4 बार कुल मिला के दोहराई जाएंगी किसी भी माध्यम से। दिमाग में सेव करते हुए चलना है बेटा। अब एक बार और मिल चुका है 2025 का भारत को, 2025 का मिला है बानू मुश्ताक को, बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक ने कन्नड़ में क्या मिली बेटा? कन्नड़ लेखक हैं ये, कन्नड़ लेखक हैं, और इन्होंने एक पुस्तक लिख दी थी, कौन सी? एडेया हनाटे, एडेया हनाटे नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी, जिसका ट्रांसलेशन किया गया हार्ट लैंप के रूप में। इसके में हार्ट लैंप, हार्ट लैंप बेटा। ठीक है, चलिए, और ये ट्रांसलेशन किया था दीपा भस्थी ने, दीपा भस्थी ने बेटा।
ये किया हार्ट लैंप। तो इसमें होता क्या है कि ये जो 50,000 पाउंड है ना, ये आधा आधा बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? आधा आधा बढ़ जाता है। बेटा जीडी के सिलेबस से ज्यादा नहीं है ये। आपने कैसे कहा कि जीडी के सिलेबस से ज्यादा है? आपने सवाल नहीं देखे ना दिल्ली पुलिस में कैसे सवाल आ रहे हैं, मैंने देखे हैं। तो वो उस बच्चे के हिसाब से जो मैंने पहले ही कहा था मेहनत करने को तैयार है, जिसे नौकरी की जरूरत है, जिसे सर आप मुझे दीजिए मटेरियल, आप भी मेरी थोड़ी मदद कीजिए और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि उसमें से एक एक अक्षर मुझे याद हो, उस बच्चे के हिसाब से हम लोगों को पढ़ना है। चलिए 2025 बानू मुश्ताक कन्नड़ लेखक हैं। एडिया हनाटे इनकी पुस्तक है, याद रखना है, लेकिन ये कन्नड़ भाषा में है। ये तो किसमें है? कन्नड़ भाषा में है बेटा, याद रखना है। तो बुकर इंटरनेशनल के बारे में हम ये बात याद रखेंगे। शशि थरूर की कुछ पुस्तकें हमेशा आती हैं बेटा, वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू, ठीक है। पैक्स इंडिका आती है इनकी, पैक्स इंडिका, ठीक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस आता है, एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है। ये हिंदी में भी लिखी जाएगी तो द एन एरा ऑफ डार्कनेस ही लिखी जाएगी, ठीक है। अंबेडकर अ लाइफ इनकी पुस्तक है, अंबेडकर अ लाइफ। मुझे एक जरूर बताओ कि ये झुंपा लाहिड़ी की बुक क्या द नेम सेक इन्हीं की बुक है? क्या द नेम सेक इन्हीं की पुस्तक है बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये पुस्तक भी किसकी है? शशि थरूर की है। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो द नेम सेक तो याद रखनी ही है झुंपा लाहिड़ी की, हम बार बार उनको पढ़ेंगे, लेकिन और भी इसमें कई हैं, और भी कई पुस्तक हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे जो पूछी जाती हैं। वेयर अबाउट्स, बहुत बढ़िया बेटा, वेयर अबाउट्स भी बहुत अच्छे मेरे शेर, बहुत अच्छे। वेयर अबाउट्स भी किसकी है? झुंपा लाहिड़ी की है। और एक है अनअकस्टम्ड अर्थ भी, अनअकस्टम्ड अर्थ भी है, लेकिन हम धीरे धीरे इन सबको पढ़ेंगे। एक दिन में सारी चीजों पे कमांड नहीं बनेगी, पर एक दिन जरूर बनेगी जब हम 30-35वें सेट पे पहुंचेंगे। बहुत बेहतरीन आपकी चीजें उंगलियों पे होंगी। उसके लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट, क्योंकि भाई अभी तक याद रखना है, याद करने में कभी कभी हमें दिक्कत आती है, तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट मेरी तरफ से रहेगा जो मैं आपको इस क्लास के लास्ट में बताऊंगा कि क्या रहने वाला है। भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपको बताना है हवाई परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताओ। जो बच्चे कह रहे हैं 1948 में, जो कह रहे हैं 1948 में शुरू हुआ, वो बताओ बेटा। 1948 वाले बच्चे बताओ जल्दी से, ठीक है। 1948, तो 1948 जो कह रहे हैं वो गलत है, क्योंकि 1911 में हो गया था। कहां हुआ था? इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से नैनी बेटा, ठीक है। इसको प्रयागराज कहते हैं अभी, तो नैनी। लगभग कितना किलोमीटर था? या तो 6 मील लिखा जाएगा आपको, ठीक है, या फिर 10 किलोमीटर लिखाएगा। क्या लिखाएगा बेटा? या तो 6 मील लिखाएगा या 10 किलोमीटर। या पहली पोस्टल एयर सर्विस थी क्या ये? क्या बेटा ये पहली पोस्टल डाक सर्विस थी? क्या पहली, विश्व की पहली पोस्टल डाक सेवा, ठीक है। यानी कि इससे क्या गया था? इससे एक तरह से हमारे क्या गए थे बेटा? कुछ कागज गए थे, डाकिया जो लेके जाता है वो काम किया था इसने, ठीक है। तो पहली पोस्टल डाक सर्विस थी ये, एयरमेल सर्विस थी बेटा, याद रखना है, ठीक है। डाक सर्विस थी ये पहली वाली, याद रखना है, ठीक है आपको। चलिए, पहला हमारा जो हवाई अड्डा का निर्माण किया गया कहीं पे भी, चाहे वो सेना वाला हो चाहे कैसा भी हो, जो पहला निर्माण किया गया है, जल्दी बताओ, क्या वो बामरौली है? क्या बामरौली है जो पहला जो किया गया है हवाई अड्डे की? अगर हम बात करें, हम यहां हवाई अड्डा डाल देते हैं अपना एक, क्या बेटा, हवाई अड्डा डाल दिया हमने, और हम बताएंगे पहला निर्माण हवाई अड्डा का बामरौली में हुआ क्या निर्माण? तो बामरौली है, याद रखना है, कौन सा? बामरौली। और ये कहां पे? यूपी में। क्या यूपी में? हाँ या ना में जवाब दो जल्दी से। बामरौली, ठीक है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से, सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। जो चीज ना पता हो उनको थोड़ा थोड़ा सा नोट करते चलना। सबसे बड़ा बेटा राजीव गांधी। अब आपको
दिमाग लगाना, ये है कहां? इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और जो इसको बेटा बताएंगे हैदराबाद में, वो बिल्कुल ठीक है। जो हैदराबाद में बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, हैदराबाद। फिर सबसे व्यस्त भी पूछेगा आपसे, हाँ जी सबसे व्यस्त भी पूछेगा, सबसे व्यस्त पूछा जाएगा आपसे। तो सबसे व्यस्त आप बताओगे बेटा IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहां पे है? जल्दी कमेंट करके बताओ, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्दी बताओ बेटा कहां पे है ये। इंदिरा गांधी कहां पे है? आवाज क्लियर नहीं आ रही? आवाज ठीक है बेटा, आप देखो जल्दी बताओ। नई दिल्ली, बहुत अच्छे, नई दिल्ली ज्यादातर बच्चों का ठीक होगा। 100वां एयरपोर्ट बताओ मुझे, 100वां एयरपोर्ट। जो 100वां एयरपोर्ट है, क्या वो पाक्यांग है? क्या वो पाक्यांग है बेटा 100वां जो है? क्या पाक्यांग सिक्किम में जो है वो 100वां है बेटा? जल्दी बताओ। और पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा, ग्रीन, पहला ग्रीन, तो पाक्यांग बिल्कुल ठीक है, पाक्यांग। ये कहां का है? सिक्किम का। और पहला ग्रीन हवाई अड्डा तो डोनी पोलो है बेटा, पहला ग्रीन हवाई अड्डा है डोनी पोलो। कौन सा है? ग्रीन, तो है डोनी पोलो। और ये कहां पे है बताओ? क्या अरुणाचल प्रदेश में? डोनी पोलो कहां पे है? क्या अरुणाचल प्रदेश में है बेटा? ठीक है। ये जो सारा का सारा एयर ट्रांसपोर्ट आता है, ये किसके अंडर में आता है? ये एयर ट्रांसपोर्ट बेटा आता किसके अंडर में है, आपको बताना है। सारा एयर ये जो है किसके अंडर में आता है? अरुणाचल प्रदेश। बहुत अच्छे, अरुणाचल प्रदेश। बेटा आ रहा है लिखा, समझ में तो आना चाहिए, नहीं आ रहा क्या? पाक्यांग। चलो मैं और कोशिश करता हूं इसे, और कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए 100वां एयरपोर्ट याद रखना है बेटा, पाक्यांग हो गया। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में। बामरोली बेटा मैंने बताया था, यूपी में बताया था, बताओ कहां बताया था बामरोली? जल्दी बताओ कहां बताया है? यूपी में बताया है, कहां बताया है? जल्दी बताओ, आप बताओ। ये सवाल है आपका, पहले आप बताओ फिर मैं आपको ये बताऊंगा लास्ट में। तो पाक्यांग सिक्किम में है, पहला ग्रीन डोनी पोलो हो गया, वो कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश। ये जगह भी याद रख लिए, लेकिन इनसे पहले ये याद रखना है, इनसे पहले बेटा ये याद रखना है, ठीक है। तो ये याद रखना है सबसे पहले, आंध्र प्रदेश वाला। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत। कौन सा मंत्रालय है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन बेटा, याद रखना है। 1927 में इसकी आधारशिला एक तरह से रख दी गई थी, और ये सारा ट्रांसपोर्ट जो आता है ये उसके अंडर में ही आता है। चलिए आगे चलते हैं। फॉलो ऑन निम्नलिखित में से किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है? फॉलो ऑन का मतलब किससे है? तो फॉलो ऑन का मतलब है बेटा, किसी टेस्ट मैच में जब दूसरी टीम जो होती है, दूसरी टीम, ये केवल टेस्ट मैच में होता है जब दो दो पारी होती हैं। टेस्ट मैच में कितनी पारी है? 2 पारी। तो आपको पता होना चाहिए कि एक पारी मैंने खेल ली, ए टीम हूं मैं, आप बी हो। अगर मैंने 500 रन बनाए और आप 300 या उससे कम पे रह गए, तो क्या होगा बेटा? वो फॉलो ऑन दे दिया जाएगा उसे। वैसे क्या होता है, पहले ए टीम खेलेगी, फिर बी खेलेगी, फिर बेटा क्या होगा, फिर दोबारा ए टीम खेलेगी, फिर बी खेलेगी। पर अगर 200 से ज्यादा रन या 200 का अंतर होगा तो बी टीम को ही दोबारा खेलना पड़ेगा, और ये एक बहुत बेइज्जती वाली स्थिति होती है, बहुत बेइज्जती वाली स्थिति बेटा, याद रखना है, ठीक है। तो मैच की 2 पारी होती है ना टेस्ट मैच की, उसमें अगर 200 रन से ज्यादा का अंतर, 200 या ज्यादा रन का अंतर अगर हो, या ज्यादा रन का अगर अंतर रहेगा, तो आपको पता है ये फॉलो ऑन दे दिया जाएगा, ठीक है, फॉलो ऑन दे दिया जाएगा। अगर हम बात करें, एक सवाल बनता है कि भाई DRS, डिसीजन रिव्यू सिस्टम क्या है?
डिसीजन रिव्यू सिस्टम। अगर ये आपसे मैं पूछूं ये कब शुरू हुआ था, तो कितने बच्चे कहेंगे कि जी ये 2008 में शुरू हुआ था। डीआरएस जो है 2008 में शुरू हुआ था, कितने बच्चे कहने वाले हैं, देखना एक बार जरा। 2008 में शुरू हुआ था क्या? तो डीआरएस को हम बोलते हैं डिसीजन रिव्यू सिस्टम, 2008 से चलता है, ठीक है। और इसमें शिकार होने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे? तो शिकार वीरेंद्र सहवाग। यानी जब एम्पायर दे दे कोई डिसीजन और उसको जो बाहर रहने वाला एम्पायर है, जब वो उसका निकालता है कि भाई हाँ ये ठीक है या गलत है, तो वो डीआरएस को धोनी रिव्यू सिस्टम मत कह देना बेटा, इसको जो सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग। फिर एक आता है डकवर्थ लुईस मेथड। डकवर्थ लुईस सिस्टम एक होता है बेटा, ये किन मैचों में होता है? जो बारिश से प्रभावित हो, बारिश से प्रभावित मैचों में ये होता है डकवर्थ लुईस सिस्टम। और आपको पता होना चाहिए कि जो बारिश से प्रभावित है उसमें संशोधित लक्ष्य दिया जाता है बाद वाली टीम को कई बार, कि भाई बारिश हो गई तो दूसरी टीम इतने रन बना ले तो भी काम चल जाएगा। और ये सबसे पहले 1997 में इंट्रोड्यूस हुआ था, याद रखना है 1997 में। और यहां से बहुत बार सवाल बनता है कि पहली बार ये 1997 में, पर 1999 में ऑफिशियली अपनाया था इसे आईसीसी ने, ठीक है, ऑफिशियली अपनाया था 1997 में बेटा, ये इंट्रोड्यूस हुआ था। और क्या इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के बीच में हुआ था? जिन बच्चों को पता है, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के बीच में हुआ था क्या ये? इंग्लैंड और जिम्बाब्वे, ठीक है, तो इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के बीच में ये हुआ था, ठीक है। अब आपसे एक मैं सवाल पूछ लेता हूं, आपसे कि हमारे पहले टेस्ट कप्तान कौन है? तो क्या हमारे पहले टेस्ट कप्तान जो हैं वो, उनका नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, पहले टेस्ट कप्तान हमारे कौन है? एक सवाल आप लोगों के लिए। जैसे आपको पता है T20 कप्तान हमारे पहले वीरेंद्र सहवाग हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे वनडे कप्तान, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, CK नायडू। तो बेटा NSG खान ने कहा है CK नायडू। तो हमारे टेस्ट कप्तान, ये आपको बार बार रिवाइज भी करना है, टेस्ट कप्तान है CK नायडू, ठीक है। आजादी के वक्त कौन थे? तो आजादी के वक्त थे लाला अमरनाथ। हमारे वनडे कप्तान आपको बार बार रिवाइज करना है, कौन है? अजीत वाडेकर। और हमारे T20 कप्तान पहले जो हैं भारत के, सब भारत के पूछ रहे हैं हम, तो वो कौन थे? तो भारत के T20 कप्तान पहले वीरेंद्र सहवाग। और यहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं बेटा, यहां से सीधे सीधे बनते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं एक बार। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? तो आपको पता है कि भाई ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, क्या इसके तहत बनाया गया था? क्या 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था बेटा, क्या इसके तहत बनाया था? जल्दी बताओ, क्या इसके तहत बनाया था? जल्दी बताओ, क्या इसके तहत बनाया गया था गवर्नर जनरल का पद? चलिए, तो सबसे पहले ये जो बनाया गया था इसी के तहत बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगर हम देखें ये जो अधिनियम 1800, ये 1861 का जो आता है, इसमें दो चीज पूछ लेता है। लेकिन सबसे पहले हम देखें, क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था? सुप्रीम कोर्ट कहां पे बेटा? क्या कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था? इसमें जज कितने थे? आपको जवाब देना है, इसमें जज कितने थे बताओ, इसमें जज कितने थे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, जल्दी बताओ बेटा। क्या 4 जज थे? क्या 4 जज? इसमें से एक जज जल्दी बताओ, क्या वो जो चीफ थे वो एलिजा इम्पे थे? क्या वो एलिजा इम्पे थे? 4 जज हैं इसमें, एलिजा इम्पे और 3 अन्य और थे बेटा, 3 अन्य और थे, याद रखना है, ठीक है। चलिए 3 अन्य और थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1764 के बारे में अगर हम बात करें चलिए वो कल करते हैं क्योंकि फिर सवाल थोड़े से डाउन रह जाएंगे ना,
तो इसमें अभी इतना जो मुख्य चीजें हैं कि भाई गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के तहत आया था, तो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में जज 4 थे। और क्या वारेन हेस्टिंग्स पहले थे? बस एक जवाब दे दो मुझे, क्या वारेन हेस्टिंग्स पहले थे? तो ये आपको बताना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? जल्दी बताओ, क्या वारेन हेस्टिंग्स पहले थे? वारेन हेस्टिंग्स पहले थे। तो याद रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? तो देखो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर। ये जैसा आपको मिलता है ना मार्ले, मिंटो, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, तो जो 1919 का अधिनियम है इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? इसका दूसरा नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी है, इसी का दूसरा नाम। क्योंकि मॉन्टेग्यू उस टाइम पे कौन थे? भारत सचिव, एक सचिव होता था हमारे देश का, सेक्रेटरी। तो मॉन्टेग्यू कौन थे? सचिव थे। और बेटा ये चेम्सफोर्ड थे वायसराय, तो वायसराय थे चेम्सफोर्ड, इसलिए इसका नाम दोनों के आधार पे है। चेम्सफोर्ड कौन थे बेटा? तो ये थे वायसराय, ठीक है, ये चेम्सफोर्ड थे वायसराय। तो दोनों नाम आपके दिमाग में ये होने चाहिए, ठीक है। क्या रखना है आपको? दोनों नामों को ही रखना है। चलिए, तो इसके तहत क्या हुआ? क्या प्रांतों में बेटा, क्या प्रांतों में द्वैध शासन चला था इसके तहत? क्या प्रांतों में द्वैध शासन इसी के तहत चला था? जल्दी बताओ। प्रांतों में द्वैध शासन अगर पूछा जाएगा तो आप इसी के तहत बताना। अगर आपसे पूछा जाए सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन अगर पूछा जाए, सीधे सीधे आएगा सांप्रदायिक निर्वाचन, यानी कम्युनल इलेक्टोरेट। तो ये निर्वाचन जो 1909 के थे, 1909 का जो अधिनियम आया था, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, और केंद्र में द्वैध शासन अगर पूछे तो 1935 का जो एक्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें केंद्र में द्वैध शासन। तो ये सीधे सीधे सवाल कैसे आते हैं कि भाई 1935 के तहत ये कौन सी विशेषता है? आपको दे देगा नंबर 1 सांप्रदायिक निर्वाचन, दूसरा दे देगा मेरे भाई प्रांतों में द्वैध शासन, तीसरा केंद्र में द्वैध शासन। क्या? केंद्र में द्वैध शासन। तो याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, 1935 में ही संघीय न्यायालय भी आया, जो बाद में चल के हमारा क्या बता है बेटा? जो बाद में चल के हमारा सुप्रीम कोर्ट 1950 से बना है। तो संघीय न्यायालय भी कब आया है? 1935 में ही आया है। 1935 में ही संघीय न्यायालय भी आया है, ठीक है। चलिए, आवाज तो बेटा आनी चाहिए आपके फोन में, तो कोई गड़बड़ नहीं हो रही। भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर सबसे पहले प्रचलित किया? सबसे पहले प्रचलित, तो आपको पता है जो मोहम्मद बिन कासिम है। कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया, और पहला सफल आक्रमण अरबों द्वारा, आक्रमण किसके द्वारा बेटा? अरबों द्वारा। कब हुआ है? 712 में हुआ है। उस टाइम पे राजा कौन थे? राजा दाहर। तो दाहर या दाहिर नाम लिखाएगा, और आपको पता होना चाहिए दोनों में से कोई सा भी एक आपको बताना है, ठीक है। राजा दाहर या दाहिर। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि जो पहला सफल आक्रमण है 712 में हुआ, राजा दाहर के समय में हुआ है। किसके टाइम पे हुआ है? राजा दाहर के। तो इन्होंने ही क्या लगाया है? फिर जजिया कर भी लगाया है। मुगलों में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? मुगलों में सबसे पहले बेटा जजिया कर किसने लगाया है, ये आपको बताना है। मुगलों में किसने लगाया है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। फिर अरबों ने शहर बसाए, तो पहला कौन सा बसाया था बेटा? महफूजा। अरबों द्वारा बसाया गया शहर। तब तक आप जवाब दो सवाल का कि मुगलों में जजिया कर किसने लगाया सबसे पहले? मुगलों में बेटा, मुगलों में औरंगजेब। बहुत बढ़िया, औरंगजेब। अरबों द्वारा बसाया पहला शहर, मुगलों में बिल्कुल सही है बेटा। फिर बाद में अकबर ने उसे हटाया था, ठीक है। पहला शहर तो आपको पता होना चाहिए महफूजा, ठीक है, महफूजा। और ये कहां पे था? सिंधु के किनारे। किसके किनारे बेटा? सिंधु नदी
के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। दूसरा शहर मंसूरा था, तो ये भी देख लेना, ये भी इसी के किनारे है। दूसरा शहर अगर आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? दूसरा शहर, तो आपको मंसूरा। और ये सीधे सीधे आने वाले, हम इसमें वही सवाल रखेंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आ सकते हैं बेटा, ठीक है। दूसरा कौन सा है? तो वो मंसूरा है। क्या है? मंसूरा, ठीक है। चलिए, एक दो दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि भाई किस स्पीड से चलना है कि सारे के सारे सवाल हो जाएं। एक दो दिन लगेंगे, चिंता मत करो, क्योंकि ये वाला प्रैक्टिस सेट और इतनी डिटेल में हम कर रहे हैं, तो एक दो दिन इसे सेट होने में लगेगा बेटा। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था बताओ? क्या अलप्तगीन था? अलप्तगीन, ठीक है, हाँ जी। फिर सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनवी, जो सबसे फेमस माना जाता है, महमूद गजनवी, ठीक है। महमूद गजनवी से संबंधित कई सारे सवाल पूछे जाते हैं कि इसने आक्रमण कितने किए हैं? तो 17 आक्रमण पूछे जाते हैं। कितने बार भारत पे इसने क्या किया है बेटा? आक्रमण 17। पहला कब किया था? यह सवाल सीधे सीधे आता है। तो पहला 1000 ईस्वी में। कब? 1000 ईस्वी में, ठीक है। एक राजा थे जयपाल, राजा जयपाल पर, ठीक है, जयपाल। फिर आपसे पूछा जाता है कि बेटा ये जो है ना, इसका सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है? तो याद रखना है 1025 में सोमनाथ पर, सोमनाथ। और ये 16वां आक्रमण था, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध, कि भाई इसका सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण है, मोस्ट फेमस, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है, ठीक है, तो सबसे प्रसिद्ध जो है 1025 में। और याद रखना है बेटा, जो लास्ट में है, ठीक है, 17वां किया था इसने सिंध में जाटों पर, सिंध में जाटों पर, सिंध में जाटों पर। जल्दी कमेंट करके बताओ, ये अपने एक भाई की हत्या करके शासक बना था, क्या उसका नाम इस्माइल था? अपने एक भाई की हत्या करके बना था बेटा, क्या उसका नाम इस्माइल था बेटा? जल्दी बताओ, ठीक है। एक पुस्तक मिलती है तारीख ए यामिनी, उसमें इन सबका वर्णन है, तारीख ए यामिनी, और इसके लेखक पूछे जाते हैं सीधे सीधे, ठीक है। तारीख ए यामिनी, उत्बी, कौन है बेटा? उत्बी, सीधे सीधे आएगा। और एक है क्या? एक है बेटा, इसके साथ एक व्यक्ति आया था, कौन आया था? तो इसके साथ आया था अल-बरूनी, अल-बरूनी, अल-बरूनी इसके साथ आया था। अल-बरूनी ने भी एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन सब चीजों का वर्णन है जो उस टाइम पे रहती थी। उसका नाम है तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। तो ये दो पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम इनकी बात करें। इस्माइल की हत्या हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, इस्माइल की हत्या हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 17 आक्रमण महत्वपूर्ण है। पहला महत्वपूर्ण है, सबसे प्रसिद्ध सोमनाथ पर 1025 में महत्वपूर्ण है, और 17वां सिंध में जाटों पर महत्वपूर्ण है। सिंध में भारत के कितने राज्य तट रेखा पर हैं? कितने बेटा? कोस्ट लाइन, राज्य कितने हैं? तो आपको सीधे सीधे जवाब देना है कि भैया 9 हैं। कितने हैं? 9 राज्य हैं जो भारत के पड़ते हैं, और बेटा 4 केंद्र शासित प्रदेश, 4 हैं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। चलिए, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 9 राज्य हैं। राज्यों को आप जब देखोगे ना, तो अपने आप ही आप पहचान जाओगे कि भाई इधर वेस्ट बंगाल पड़ जाएगा, इधर उड़ीसा भी पड़ेगा, इधर आंध्र प्रदेश भी पड़ेगा, केरल भी पड़ेगा, तमिलनाडु भी पड़ेगा, कर्नाटक भी पड़ेगा, गुजरात भी पड़ेगा, महाराष्ट्र भी पड़ेगा, गोवा भी पड़ेगा। तो जैसे जैसे ये चीजें आएंगी वैसे वैसे क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम इसमें रखेंगे 11, 9 और 4, 13 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 13। 9 डिग्री चैनल कहां पर अवस्थित है? जल्दी बताओ। 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? 9 डिग्री चैनल जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। जैसे 8 डिग्री तो है, 8 डिग्री अगर चैनल की आप बात करें तो वो आपको पता होगा। किस किस के बीच में 8 डिग्री बेटा? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है क्या? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है 8 डिग्री चैनल क्या? मालदीव, मिनिकॉय, ठीक है, मालदीव, मिनिकॉय। तो ये तो है 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच। और यहां पे बेटा क्या ये कवारत्ती और मिनिकॉय के बीच है 9 डिग्री चैनल?
कवारत्ती और मिनिकॉय के बीच में है क्या बेटा, जल्दी बताओ। तो ये है, ये कवारत्ती और मिनिकॉय के बीच। आप 10 डिग्री चैनल और बताओ, ये 3 आपको कम से कम याद होने चाहिए। 10 डिग्री चैनल जो है वो किस किस के बीच में है। जैसे ये 9 डिग्री है कवारत्ती और मिनिकॉय के बीच, 8 डिग्री है मालदीव और मिनिकॉय के बीच, ठीक है। वैसे ही 10 डिग्री है लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। इसमें तो लिटिल अंडमान, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच, कार निकोबार। तो ये तीनों आपको पूरी तरह से रटनी है बेटा, कार निकोबार, तो तीनों पूरी तरह से आपको रटनी है, ठीक है। चलिए, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिण में जो है बिंदु, सबसे दक्षिण बिंदु जो है, क्या वो इंदिरा पॉइंट है? क्या वो इंदिरा पॉइंट है बेटा? हाँ या ना में बता दो बस। क्या जो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, क्या वो हमारा इंदिरा पॉइंट है? बस एक चीज बता दो, क्या वो हमारा इंदिरा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट है? जो कन्याकुमारी कहते हैं ना, वो स्थल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्थल जो है वह कन्याकुमारी, ये आपको रामेश्वरम मिलेगा। पर ये बेटा हमारे द्वीपों को भी लगा के जो है इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। तो स्थल जो है वो हम कन्याकुमारी की बात करेंगे, कन्याकुमारी की बात करेंगे जब हम लैंड की बात करेंगे, कि लैंड में जो हमारी जो जमीन है उसमें जो है। लेकिन जो हमारे बाद में द्वीप वगैरह दे रखे हैं ना, तो उसमें तो बेटा फिर ये इंदिरा पॉइंट आता है। कौन सा आता है? इंदिरा पॉइंट। भारत में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण है? यानी मौद्रिक नीति, पैसे से संबंधित नीतियां हमारे यहां कौन बनाता है बेटा? पैसे से संबंधित नीतियां कौन बनाता है? तो पैसे से संबंधित नीतियां हमारे यहां बनाई जाती हैं, आपको पता होना चाहिए, आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। इसके लिए एक मौद्रिक नीति समिति, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी भी बनी है, मौद्रिक नीति समिति भी बनी है बेटा, ठीक है। और वो कब बनी है? 2016 में बनी है। उसमें कितने मेंबर हैं? 6 सदस्य हैं। 6 में से कितने सरकार के हैं? 3। 6 में से कितने आरबीआई के हैं? 3। इसका जो चेयरमैन है वो आरबीआई का गवर्नर होता है। चेयरमैन कौन है? आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर। आपको पता होना चाहिए बेटा, आरबीआई का एक्ट कब आया था? 1934 में। आरबीआई का एक्ट आया था 1934 में। स्थापना यानी आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया था बेटा? क्या 1 जनवरी 1949? जल्दी बताओ, इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया था? क्या 1 जनवरी 1949 को किया गया था? 1 जनवरी 1949 को, हाँ या ना? 1 जनवरी 1949 को किया गया था क्या? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी के दिन, यानी सरकार ने इसे अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। 1949 जब ये बना था तो मुख्यालय बेटा कलकत्ता था, लेकिन मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई 1937 में लाया गया। कलकत्ता से मुंबई लाया गया, मतलब कलकत्ता में होगा पहले, और ये लाया गया है 1937 में। कब लाया गया है? 1937 में। कब लाया गया है? 1937 में। तो आरबीआई एक्ट 1934 का है, स्थापना 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, मुख्यालय पहले कलकत्ता में था, मुंबई में से 1937 में ट्रांसफर किया गया। इसके 3 सवाल किससे आते हैं कि इसके बेटा पहले तो पूछा जाएगा गवर्नर कौन थे, तो ऑसबोर्न स्मिथ, क्योंकि वो अंग्रेज थे तो उनके नाम के आगे कहीं कहीं सर ऑसबोर्न स्मिथ लिखाएगा। फिर आपसे पूछेगा कि भारत की तरफ से पहले कौन बने, तो सीडी देशमुख। कौन बने हैं? सीडी देशमुख।
और फिर आपसे पूछा जाएगा बेटा कि भारत की तरफ से जो पहले हैं वो तो ठीक है, स्वतंत्रता के वक्त कौन थे, तो वो भी सीडी देशमुख थे। वो भी कौन थे? सीडी देशमुख। और अभी कौन है गवर्नर? गवर्नर है वर्तमान में, यानी करंट गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा हैं 26वें। कौन से हैं बेटा? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। और ये कौन से हैं? 26वें। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कौन से हैं, 26 है। ठीक है, 26 है। आज 15 ही सवाल करेंगे, क्योंकि इसका एक आइडिया शुरू में आज थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दिया था। और एक चीज समझ लेना अच्छे से कि ये 15 सवाल नहीं है, 15 टॉपिक कर रहे हैं हम। और जो घड़ी देख के पढ़ने की अगर हमें आदत पड़ जाए कि नहीं जी हमें तो 5 मिनट भी ऊपर क्लास नहीं लेनी है, तो वो हमारी पढ़ाई के लिए बेहतर चीज नहीं है, वो हमारी तैयारी के लिए बेहतर चीज नहीं है। तो कोशिश करनी है कि बहुत प्यार से पढ़ना है, जितनी भी देर पढ़ें। कोशिश मेरी यही रहेगी, क्योंकि पहली बार ये 20 सवाल 20 टॉपिक हम कर रहे हैं, फिर लिखना भी पड़ रहा है सारा, तो थोड़ा सा समय इसमें लग रहा है। और कोशिश हम यही करेंगे कि इसको 1 घंटे के अंदर ही 20 सवालों को हम रोजाना करें, और जो बहुत महत्वपूर्ण डिटेल है हम वो रखेंगे। इसके लिए मैंने आपको एक चीज और बताई है कि हम क्या करेंगे। हर वीकेंड अगर हमें लगेगा कि जो हमने टॉपिक कराए हैं, अगर हमें लगेगा कि जो हमने टॉपिक कराए हैं उनमें से कोई ऐसी डिटेल हमको छोड़नी पड़ गई समय की कमी से कि जो बहुत जरूरी है और जो हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते थे, तो ये संडे को होगी, टाइम मैं आपको बता दूंगा। तो उसमें वो सब प्लस इसकी मुश्किल चीजें मुझे डालनी है, जो हमने क्लास में अच्छे से भी किया है, पर वो मुश्किल है, बच्चे को थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगी। क्योंकि वैसे याद करना है आपको, मेहनत खुद करनी है, पर वो आपको थोड़ा सा इजी बन जाए, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा बेटा ये कि हर संडे में हम जीएस बूस्टर लेके आए, जिसमें इससे संबंधित कुछ चीजें, और अगर कभी इससे संबंधित ना कुछ अलग से भी डालना हो तो डाल सकें। वो 1 घंटे की हो सकती है क्लास, 1.5 की हो सकती है, 2 की हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको थम्सअप करना है अगर आप जीएस बूस्टर के लिए सारे तैयार हो। लास्ट सवाल आज का है, भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था, यानी कृषि के लिए जो वित्त देते हैं, हम पैसा देते हैं खेती के लिए, तो कौन सी संस्था है बेटा? तो वो संस्था है हमारी नाबार्ड। कौन सी है? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये किसके लिए है? नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नेशनल बैंक बेटा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये हमारी है। 1982 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है इसकी स्थापना? तो 1982। क्या 12 जुलाई 1982 बेटा? क्या 12 जुलाई 1982? क्या इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है बेटा? हेडक्वार्टर जो है क्या इसका मुंबई में है? मुंबई। क्या मुंबई का जो मुंबई है उसी में आरबीआई का भी हेडक्वार्टर है? क्या मुंबई में ही आरबीआई का भी हेडक्वार्टर है? जल्दी कमेंट करके बताओ, क्या मुंबई में ही आरबीआई का भी बेटा हेडक्वार्टर है? ये आपको बताना है। तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। इसके जो प्रमुख हैं अभी, क्या शाहजी केवी है? शाहजी केवी बेटा, क्या शाहजी केवी इसके चीफ हैं? क्या शाहजी केवी इसके चीफ हैं बेटा? शाहजी केवी आपको बताना है कि हाँ जी शाहजी केवी जो है इसके चीफ हैं। ठीक है, चलिए इसको याद रखना है आपको। जब इसकी पूंजी जो थी 100 करोड़ की पूंजी थी, ठीक है, तो 100 करोड़ की, कितने की? 100 करोड़ की पूंजी। ठीक है बेटा, 100 करोड़ की पूंजी, और इसे समर्पित किया था देश को, याद रखना है, किसने? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इंदिरा गांधी ने समर्पित किया। जो पीएम थी इंदिरा गांधी ने देश को समर्पित किया। आपके लिए एक सवाल है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में होगा ये?
कौन सी पंचवर्षीय योजना में, कौन सी पंचवर्षीय योजना में बेटा आपको बताना है। क्या वो छठी पंचवर्षीय योजना थी, क्या वो छठी पंचवर्षीय योजना थी? क्या वो छठी पंचवर्षीय योजना थी? सिक्स्थ, बहुत बढ़िया, छठी पंचवर्षीय योजना, छठी 5 ईयर प्लान। ठीक है, चलिए तो आज के लिए तो सवाल यही रखेंगे बेटा, फिर कल से इसको थोड़ा सा, एक तो शुरुआत भी आज लेट हो गई थी, थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी लेके चलेंगे, मतलब उस हिसाब से कि आपके 20 सवाल एक उसमें घंटे में हो जाएं। ठीक है, आपको आज की जो क्लास है वो कैसी लगी, एक आपका ऑफलाइन कमेंट चाहिएगा। अगले 4-5 सेट में आपको भी एक आदत पड़ जाएगी भाई, है ना, क्योंकि आप में से ज़्यादातर को भी अभी प्रैक्टिस सेट की मिक्स लेने की आदत फिलहाल नहीं होगी कि एक सवाल यहाँ से आ गया, एक सवाल यहाँ से आ गया, एक सवाल यहाँ से आ गया। एक ऑफलाइन कमेंट आपका चाहिएगा। प्लस एक चीज़ मैं और पूछूंगा आपसे कि भाई आरबीआई जो है, आरबीआई की प्रारंभिक पूंजी कैसी थी, ये आज का सवाल है जो आपको कहीं से भी सर्च करके बताना है, नहीं तो कल मैं बताऊंगा ही। आरबीआई की प्रारंभिक पूंजी, ठीक है, यानी इसकी जो इनिशियल कैपिटल थी वो कितनी थी, ये आपको बताना है। और आपका एक ऑफलाइन कमेंट, अगले 2-3 प्रैक्टिस सेट में हम लोग इसको रनिंग में ले आएंगे पूरे के पूरे को, और फिर हम आगे इस यात्रा को जारी रखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।